सभी को नमस्कार। एनवायरमेंट करंट अफेयर्स के मैंने आपको 4 वीडियोस पहले बना करके दिए हैं, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की बात हम लोग करते आए हैं कंटिन्यूस। ये 5वां जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग फिर से कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनकी बात करेंगे, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आने लायक रहते हैं। उनके अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व से। क्वेश्चन है दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच वाज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर है। सबसे पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, टाइगर्स के प्रिजर्वेशन के लिए लगातार हमारे देश के अंदर टाइगर रिजर्व्स का निर्माण किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो अभी अभी बना है वो क्यों बनाया गया है और कहां पर बनाया गया है। तो आंसर पर चलते हैं हम लोग। आंसर है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया। मध्य प्रदेश के अंदर क्यों बनाया गया, उसका कारण क्या है। एक टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व जिसको हम लोग पीटीआर के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंदर क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी के कारण एक और पास में टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो इसके साथ में ऐड किया गया है, ताकि जो हमारे टाइगर्स हैं उनके लिए ज्यादा लंबा क्षेत्र जो है वो प्रोवाइड किया जाए। एक्चुअली इस टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारा हिस्सा पानी के अंदर डूबने वाला है, इसीलिए फिर बाघों के लिए नए जो स्थान की जरूरत है, इसीलिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व को इसके साथ में जोड़ा गया है। ये केन बेतवा नदियां जो है उनको जोड़ने के कारण ऐसा हो रहा है। इसके कारण 2339 वर्ग किलोमीटर के नए टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा जो है वो डूब जाएगा। डूबने के कारण इन पन्ना और दुर्गावती टाइगर रिजर्व को आपस में ग्रीन कॉरिडोर विकसित करके और जोड़ दिया जाएगा। तो वहां पे बाघों को प्राकृतिक आवाजाही के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो नए टाइगर रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवाजाही के लिए पीटीआर को दुर्गावती से जोड़ने वाला ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर 2339 वर्ग किलोमीटर का जो इसका एरिया है उसके अंदर से भी जो 1400 के करीब कुछ एरिया और 900 के करीब कुछ एरिया को दो भागों में डिवाइड किया है। वो 900 का जो एरिया है उसको बफर जोन जो है उसको डिवाइड किया गया है, बफर जोन बनाया गया उसको। अब बफर जोन जो है वो क्या होता है, हम लोग पहले के वीडियोस के अंदर इसकी बात कर चुके हैं। ये हमारा 925 है, 925 वर्ग किलोमीटर, और ये 1414 वर्ग किलोमीटर हमारा एरिया है जिसको कोर एरिया हम लोग बोलते हैं। तो कोर एरिया 1414 वर्ग किलोमीटर का है और 925 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसको हम लोगों ने बफर जोन में इसको डिवाइड किया। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हमारे पास में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा मिनिकोई। ये मिनिकोई थुंडी बीच और एक है ये कदमत बीच। तो मिनिकोय थुंडी बीच और कदमत बीच which were added to the list of blue flag beaches। blue flag beaches क्या होते हैं, blue flag beaches क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में या कौन सी यूटी में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास में महाराष्ट्र, केरला, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ब्लू फ्लैग बीचेस जो है वो उन बीचेस के लिए बोला जाता है जो सबसे सुंदर, सबसे साफ और सबसे स्वच्छ है, उनकी बात करेंगे। आपको बताना है कि ये जो बीच है वो कहां पर, कौन से राज्य में स्थित है। ये लक्षद्वीप के अंदर स्थित है। लक्षद्वीप के अंदर स्थित होने के साथ ही इसके बारे में एक और खास बात यह है कि इंडिया में अब
तक 12 ही ऐसे बीचेस हैं जो कि इस फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा ब्लू बीचेस के रूप में जाने जाएंगे। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन ब्लू बीचेस की लिस्ट जो है दुनिया के अंदर तैयार करता है। इसमें क्लीनिएस्ट बीचेस को ही शामिल किया जाता है। तो आपको जानकर के एक हैरानी होगी कि इंडिया के केवल 12 बीच ही ऐसे हैं जिनको कि इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया, जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जबकि स्पेन में इसके 729 साइट्स ऐसी हैं, ऐसे जो हमारे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे मोदी जी भी आ जाएंगे छोटी बच्ची के साथ में। यहाँ पे मिशन लाइफ की बात करें। मिशन लाइफ क्या है? ये आपके एनवायरमेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है। हाउ मेनी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैज बीन प्रैक्टिस्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिशन लाइफ? कितनी ऐसी बातें हैं जिनको कि मिशन लाइफ के अंडर यूनियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है। मिशन लाइफ क्या है और इसमें कितनी बातों को ऐड किया है, चलिए हम लोग जानते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 50, 75, 100 या 200। तो इनमें से कौन कौन सी बातों को ऐड की? तो 75 बातों को मेनली इसमें ऐड किया गया। अब ये क्या क्या चीजें हैं, ये मिशन लाइफ क्या है उसकी बात करेंगे। तो मिशन लाइफ क्या है? ऐसा क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर बनाया जाए। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये है लाइफ का फुल फॉर्म। तो क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर हमारा हो, उसके लिए 75 लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है। ये जो 75 लाइफस्टाइल प्रोसेसेस हैं इनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, एनर्जी से रिलेटेड हमारी आदतें। दूसरा, वाटर सेविंग से रिलेटेड आदतें। तीसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड आदतें। फिर सस्टेनेबल फूड सिस्टम से रिलेटेड, वेस्ट रिडक्शन से रिलेटेड, हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ई वेस्ट से रिलेटेड। ये सारी चीजों को इसके अंदर मेनली इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है विच स्टेट होस्टेड टोकू इमोंग बर्ड काउंट? TEBC फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं 4 से 7 नवंबर 2022 को ये टोकू इमोंग बर्ड काउंट जो है उसको किसी एक राज्य ने चालू किया है। बर्ड काउंट का मतलब समझ में आ ही रहा है, पक्षियों को गिनना मेनली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कौन से राज्य है, तो यहाँ वैसे तो फोटो में भी देख के पता पड़ जाएगा आपको। ये नागालैंड का फर्स्ट डॉक्यूमेंटल इवेंट है। नागालैंड राज्य ने इसको चालू किया है। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर मेनली देखें आप फैक्ट, इसके अंदर एक नागालैंड के अंदर क्या है, वोखो फॉरेस्ट डिवीजन। वोखो फॉरेस्ट डिवीजन एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। उस इवेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो लोथा नागाज हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना। इसके लिए नागालैंड की बर्ड डाइवर्सिटी के लिए जागरूकता पैदा करना इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंदर कौन कौन कोलैबोरेट कर रहा है इस इवेंट में? वो है एक तो वोखा फॉरेस्ट डिवीजन, एक है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जिसको NFMP कहेंगे, और एक है बर्ड काउंट इंडिया। इन्होंने मिलकर के और ये टोकू इमोंग बर्ड काउंट इवेंट चालू किया है, जिसके अंदर की जो हमारी नागालैंड की बर्ड डाइवर्सिटी है उनको काउंट किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन में पहले भी ये आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार और इसको रिवाइज करा रहा हूं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। हमारे देश के जो भी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंड रेज करने के लिए कौन सा बॉन्ड, तो आपने यहाँ नाम देख ही लिया होगा, सेवरेन गोल्ड ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीन बॉन्ड जो है उसको निर्मला सीतारमण जी ने चालू किया था। इसका मेनली उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण फ्रेंडली जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। इसके अंदर आपको पता है कि ग्रीन बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको कुछ एक सर्टेन अमाउंट जो है वो वापस से ब्याज के रूप में दी जाती है। तो ये मेनली इसका उद्देश्य है। अगला जो है हमारे पास में नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी कोप 27 कोप 26 कब हुआ था? आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो और मुझे बताओ कि कोप 26 की क्या इंपॉर्टेंट बात थी। फिर मैं आगे और आपके लिए इस सीरीज को आगे चलाऊंगा और आपको करंट अफेयर्स और तैयार करूंगा। करंट अफेयर्स के लिए हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी एक 1000 एमसीक्यू की क्वेश्चन बुकलेट जिसमें इसी तरह से फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी तैयार कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए वो भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसको ध्यान में रखते हुए कि लंबे समय के लिए कम से कम एमिशन किया जाए और डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, तो ये स्ट्रेटजी के तहत कोप 27, कोप 26 का मैंने पूछ लिया, कोप 27 का बताना है कि किस जगह पर हुआ था, और ये भी बताना है कि कोप 28 कब होगा और कोप 28 किस जगह पर होने वाला है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस एग्जाम के अंदर हो सकते हैं। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। इसका मेन जो जो काम क्या है वो काम हम लोग बात करेंगे अभी। उससे पहले इंडिया also aspire to maximize the use of electric vehicle ethanol blending to reach 20% by 2025। 2025 तक 20% हम लोग इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में करने लगेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने लगेंगे। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन मिशन है उसके मेन गोल क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को इसकी स्थापना की थी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। इसके अंदर इंडिया को ग्लोबल हब बनाना, प्रोडक्शन में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पैदा करना, इंडिया इसका प्रोडक्शन इतना करे कि हम लोगों को देने लगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा ये एम रखा है हमने कि एक्सपोर्ट करेंगे, इतना बनाएंगे। अब उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ 1 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030 कि 2030 तक हमको 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर लेना है। और जो सबसे लास्ट है वो ये है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, उनको भी हमको पूरी तरह से क्या करना है, कम करना है, ताकि डिकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके, मतलब उसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो। अगला क्वेश्चन, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर से मैं पढ़ा रहा हूं, वापस इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ाने बार बार जरूरी है क्योंकि इसका संबंध हमारे राजस्थान से, राजस्थान से संबंध है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज mooted एन आइडिया टू प्रोटेक्ट which species similar to प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के तरह ही किसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है, या सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है।
कौन सा है एनिमल? तो एशियाटिक लॉयन, वन हॉर्न राइनो, ग्रीन इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सॉरी, और एक है नीलगिरी तार। तो यहाँ पे आपको जैसे ही राजस्थान का नाम आता है तो राजस्थान का राज्यीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं गोडावण, गोडावण की संरक्षण के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जो सचिव हैं, मुख्य सचिव है ना, उसको भी, और हमारे गुजरात के भी जो हमारे मुख्य सचिव हैं, उनको हमारी जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की बेंच, उसके चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने ये आइडिया दिया है कि जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी बचाया जाए, उसके भी क्षेत्र की रक्षा की जाए, जिस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे टाइगर्स हैं, उनकी रक्षा के लिए जिस तरह से करते हो वैसे करो। क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी ये समस्या थी कि वो ट्रांसमिशन लाइनों में आकर के मर जाया करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये चीज कही है। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास में कानगर, कानगर वैली नेशनल पार्क। ये कहाँ है? अभी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो ये कहाँ स्थापित है? पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में या छत्तीसगढ़ में? तो ये क्यों न्यूज में रहा है इसकी हम लोग बात करते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर जब ये हमारा कानगर वैली नेशनल पार्क है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट बर्ड है वो है हिल मैना। हिल मैना की तरह ही 200 और प्रकार के पक्षियों को मेनली देखा गया है छत्तीसगढ़ के अंदर इस सेंचुरी में, इसीलिए ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट है एक साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर देखा गया था कुछ समय पहले, वो उसका नाम क्या था, है ना? साउथर्न स्टेट यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, उसका नाम क्या था? मेंडोज, असनी, चित्रंग या मोचा? तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको पता है, अभी जो वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो था वो था मेंडोज। मेंडोज जो है वो 620 किलोमीटर साउथ ईस्ट में था चेन्नई के, है ना? तो ये इससे काफी ज्यादा एक खौफ का माहौल हो गया था, जो हमारे दक्षिणी घाट है वहां पर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम में आने लायक है। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग हमारी PDF के अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसलिए आने लायक है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है कोप की। 2022 के अंदर 2 कोप हुए, एक तो हुआ कोप 15, एक हुआ कोप 27। अब ये समझ में नहीं आया कि ऐसे 2 नंबर कैसे हो सकते हैं कोप के, जबकि है दोनों ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही, तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं उसके बाद कोप की बात करेंगे। वो है कि विच कंट्री पुश्ड फॉर ए न्यू एंड डेडिकेटेड फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिजर्व बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, तो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है लगातार। कहां पर? जो विकासशील देश है इंडिया जैसे, तो वहां पर लगातार बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद में जिस तरह की टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हुई है इस दुनिया में, उसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा है। तो ऐसा देखा जा रहा है और नया जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसकी वजह से ऐसी समस्या पैदा हो रही है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने की जो कोप 15 है, जो कि 5 से 17 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था, उसके अंदर उसने इस तरह का इश्यू रेज किया है। तो इश्यू रेज करने वाला और कोई नहीं, हमारे प्यारे भारत ने ही इश्यू रेज किया है।
तो इश्यू रेज करने वाला है इंडिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया ने जो इश्यू रेज किया है उसमें मेनली है क्या। तो इंडिया ने कहा है कि ऐसा एक नया फंड बनाओ, क्योंकि 2020 के बाद जो ग्लोबल फ्रेमवर्क बना है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉस देखा जा रहा है। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी CBDR का गठन किया जाए। एक तरह का नया फंड जो है वो बनाया जाए, ऐसा इंडिया ने बोला है। अब बात करते हैं हम लोग कोप की। कोप जो है वो दो हमारे इस 2022 में देखने को मिले। एक तो कोप 15 जो कि था यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। एक था कोप 27। तो इसके लिए तो मैंने पहले से ही क्वेश्चन पूछ रखा है कि कोप 27 कहां पर हुआ है, तो इसकी बात मैं नहीं करूंगा। मेनली कोप 27 के बारे में ये बता सकता हूं कि जो ये है वो क्लाइमेट चेंज वाला कोप है। पेरिस एग्रीमेंट से जो कंटिन्यू चला आ रहा है, पेरिस एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट 2015 वही वाला कोप है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसका कोप नंबर क्या था, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर क्या था, कौन से नंबर का वो था। और कोप जो 15 है ये है रियो डी जेनेरियो, जिसको हम लोग रियो अर्थ समिट कहते हैं, 1992 के अंदर जो हुआ था उसके अंदर से उसी का पार्ट बायोडाइवर्सिटी की रक्षा, उसके लिए हमारा कोप 15 जो है वो इस बार हुआ। ये पहले हो जाना चाहिए था, पर एक्चुअली जो कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाया था, तो 2022 के अंदर वापस इसको कराया गया। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक छोटी सी आप लोगों की हेल्प, आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक बार आप लोग लाइक जरूर से कर देना, ताकि मुझे पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई इन बच्चों को ये चीज पसंद आ गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।